आज की कहानी सुनने के बाद आप भी शादी करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। ये कहानी है एक ऐसी पत्नी की जिसने अपने पति के मौत के बाद उसकी आत्मा को कैद कर कर अपने बुरे काम को अंजाम देने के लिए रख लिया। ये कहानी है महाराष्ट्र के एक गांव की, जहां पर नरेंद्र और प्रिया नाम के दो दोस्त रहते थे। नरेंद्र और प्रिया दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। कुछ साल तक साथ में जॉब करने के बाद दोनों एक रिलेशनशिप में आ गए। उन दोनों की शादी करने की मन हो गया, इसलिए नरेश ने अपने घर पर जाकर प्रिया के बारे में सबको बताया। मगर घर वालों ने उसकी कास्ट अलग होने के कारण उस शादी से मना कर दिया। फिर नरेश भी बहुत ट्राई करने के बाद हर बार अपने घर वालों से पूछता था, उनका मन बदलने की कोशिश कर रहा था, मगर घर वाले इस चीज़ के लिए मान नहीं रहे थे। फिर नरेश ने अपने खुद के मन को मना लिया और उसने प्रिया से कहा कि अगर घर वाले नहीं मान रहे तो फिर हम दोनों का अलग होना ही सही है। इसीलिए नरेश और प्रिया ने अपने रिलेशन तोड़ने की बात करी और दोनों अलग हो गए। उसके बाद प्रिया ने अपना प्रमोशन कर कर दुबई में अपनी पोस्टिंग करवा ली। उसके बाद नरेश ने भी थोड़ी दिनों बाद अपने ही बरादरी के गांव के एक लड़के से शादी कर ली और वही उसकी सबसे बड़ी गलती हो गई। जिसके साथ उसकी शादी हुई थी उसका बैकग्राउंड जाने बिना ही उसने उससे शादी कर ली थी। कुछ महीने निकल जाने के बाद प्रिया को भी दुबई में एक लड़का पसंद आने लगा, तो प्रिया ने भी सोचा कि अगर नरेश की भी शादी हो गई तो अब मैं भी अपने इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ना ही सही है। उसके बाद प्रिया ने भी जो उसको लड़का पसंद आ रहा था दुबई में, उससे शादी कर ली और वहाँ पर सेटल होने की सोच ली। उसके कुछ दिनों बाद नरेश और प्रिया अपने व्हाट्सएप पर कभी कभी बात किया करते थे और ऐसे कुछ दिन निकल जाने के बाद एक दिन नरेश की पत्नी को इनके बारे में पता चला और उन्होंने जो बातें की थी उसके पत्नी ने वो देख लिया। उसके बाद प्रिया को ये बात मालूम पड़ी तो प्रिया ने सोचा कि इस रिश्ते को ख़त्म करना ही सही है, क्योंकि मेरी वजह से उन दोनों के रिश्ते में कोई दरार ना आ जाए। इसलिए प्रिया ने भी उससे बात करना छोड़ दिया। उसके बाद जो उसकी नरेश की एक लड़की हो गई और लड़की होने के बाद लड़की कम से कम 2 साल की हो गई थी और उसके बाद नरेश की तबीयत अचानक से ख़राब रहने लगी। एक दिन ऐसे ही नरेश ऑफिस में गया था, तभी उसको चक्कर आ गया। उसके बाद उसके दोस्तों ने उसके घर पर फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाने के बाद उसके माँ ने तुरंत उसके पत्नी को फ़ोन लगाया और माँ ऑफिस के लिए चली गई। ऑफिस जाने के बाद माँ के होश तब उड़ गए कि ऑफिस से घर तक की दूरी 15 मिनट की थी और जिस ऑफिस में नरेंद्र काम करता था उससे उसकी पत्नी के ऑफिस की दूरी 30 मिनट की थी। तो उसकी पत्नी उसके माँ से पहले यहाँ पर कैसे पहुँच गई, ये बात सोच सोच कर उसके माँ का दिमाग खराब हो गया। उसके बाद नरेश को अस्पताल लेकर चले गए। अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर ने उसका ब्रेन डेड हो गया ऐसा कह दिया। उसके बाद नरेश की बहन को आने का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि उसको इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज थी। वो बहन आने के बाद डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने बताया कि उसका ब्रेन डेड तो हो ही गया है, मगर हमने जो टेस्ट किया उसमें उसका लीवर भी फेल है और उसकी किडनी भी फेल हो गई है। उसका पूरा मल्टीपल ऑर्गन फेल हो गया है। ये बात सोचकर डॉक्टर भी उसे कहने लगे कि उसका यह ऑर्गन इतने दिन से सब खराब हो गया, फिर भी ये इतने दिन से ज़िंदा कैसे है, यही हम सोच रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया और उसकी बॉडी घर ले जाई गई। घर जाने के बाद उसकी पत्नी को देखकर सब लोग हैरान थे कि उसकी ना पत्नी रो रही थी ना कुछ बोल रही थी। वो अपने कमरे में बैठी थी और जब उसकी बॉडी शमशान लेकर चले गए और जैसे ही लोग सारी अंत्यविधि कर कर घर वापस लौट रहे थे, तभी उसने घर वालों ने सब जगह पर देखा कि घर के सारी तरफ दिए लगाए हुए थे और उसकी पत्नी एक नई साड़ी पहनकर घर के हर कोने में दिया जला रही थी। ये देखकर नरेश की माँ काफ़ी गुस्सा हो गई। उसने सारे दिए फेंक दिए। उसके बाद उसकी पत्नी कुछ भी ना बोले अपने रूम में चली गई। दूसरे दिन उसका नरेश का रक्षा पूजन का काम था, तो सारी विधि करने के लिए लोग रक्षा लेकर नदी के पास गए थे, मगर उसकी पत्नी ने वापस से वो लोग आने से पहले
सारे घर में दिए जला दिए थे। ये देखकर उसकी माँ काफ़ी गुस्सा हो गई। फिर नरेश की माँ ने उससे बात की और बोला कि तुम क्या कर रही हो। तभी उसके पत्नी ने कहा कि मैं अपने पति के आत्मा को शांति के लिए ये सब चीज़ कर रही हूँ। और ये कहकर उसकी पत्नी अपने कमरे में जाकर बैठ गई। और वो नरेश की पत्नी हर रोज़ बिरयानी, पुलाव और मांस मछली 13 दिन तक भी नहीं रुकी। वो हमेशा अपने रूम में मांस मछली पका रही थी और उसके रूम से किसी बात करने की भी आवाज़ आती थी हर रोज़, और बर्तने गिरने की भी आवाज़ आती थी। उसकी माँ हर बार सोच रही थी कि ऊपर ये क्या कर रही, किससे बात कर रही, मगर 13 दिन तक उसने कुछ बात नहीं की, क्योंकि घर में कलेश न हो पाए। ऐसे दुख के अवसर पर घर में कोई कलेश ना हो। उसके बाद जब उसके पति का 13 दिन का अंत्यविधि खत्म हुआ, उसके बाद उसकी पत्नी दूसरे ही दिन से ऑफिस जाने लगी। कुछ दिनों बाद उसके पत्नी को लेने के लिए एक आदमी अपनी कार लेकर दरवाजे के बाहर खड़ा रहता था। वो उसे छोड़ने भी जाया करता था और लेने के लिए भी आता था। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। उसके बाद नरेश की माँ ने उससे बोला कि आजू बाजू वाले पड़ोसी और परिवार वाले सब लोग बात कर रहे हैं कि उसके लिए कौन लड़का ये गाड़ी लेकर आ रहा है। उसके पत्नी ने कहा कि ऐसे कैसे बात कर रहे हो, वो लड़का जो कि मेरे ऑफिस में है वो यहीं से गुजरता है, इसलिए मैं उसके साथ चली जाती हूँ। और फिर उसके पत्नी ने सोचा कि लोगों को ज़्यादा उसके ऊपर शक ना आ जाए, इसलिए उसने एक स्कूटी खरीदी और उस स्कूटी से ऑफिस जाने लगी। मगर उसकी माँ हर बार घर में सुनती थी कि नरेश की पत्नी के रूम में किससे बात करने की आवाज़ें हर बार आती थी और कि वो बर्तन गिरने की भी आवाज़ आती थी। ये सब तो यहाँ पर हो रहा था, और दुबई में प्रिया के साथ भी कुछ अलग अलग चीज़ें होने लगी। प्रिया जब एक दिन घर पर अकेली थी, उसका पति काम पे गया था, तभी उसके घर का एक पंखा का ब्लास्ट हो गया। ये ब्लास्ट देखकर प्रिया काफ़ी डर गई। उसने पति से फ़ोन कर कर बात की तो पति ने कहा कि आज की रात तुम सो जाओ, मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगा। उसके बाद उसने वो जला हुआ पंखा बाजू में रख दिया, मगर उसने एक बार उसको चला के देखा तो वो पंखा चलने लगा। ये देखकर वो भी काफ़ी डर गई कि एक जला हुआ पंखा कैसे जल रहा है। उसने उसको निकाल कर स्टोर रूम में डाल दिया। और उसका पति जब सुबह आया तो उससे बात की तो पति ने कहा कुछ नहीं, ये शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। एक दिन प्रिया और उसका पति शॉपिंग के लिए बाहर गए थे। वो जाते टाइम घर की सारी लाइटें बंद कर देती थी। जब शॉपिंग से वापस आए तो उसने दरवाज़ा खोल के देखा और वो सीधा वॉशरूम में चली गई। जो उसने अपना मुंह हाथ धोकर वो वॉशरूम से ऐसे निकली तो उसका पति स्टोर रूम में झाँक कर कुछ देख रहा था। तो प्रिया ने पूछा कि क्या देख रहे हो, तो उसके पति ने कहा कि ये देखो, जला हुआ पंखा अभी चल रहा है और वो पंखा सच्चे में घूम रहा था। ये देखकर प्रिया काफ़ी डरी। प्रिया ने कहा कि नरेश तुम यहाँ पर हो ना, अगर हो तो तुम्हारी प्रेजेंस दिखाओ। तभी ये कहने के बाद वो पंखा बंद हो गया। और दुबई में भी यही हाल था और अपने नरेश के घर में गांव में भी यही हाल था। उसकी पत्नी हर बार किससे बात करती थी। एक दिन प्रिया की बहन और नरेश की बहन दोनों सहेलियां होने के कारण प्रिया की बहन नरेश के घर पर चली गई। वहां जाने के बाद उसने सोचा कि एक रात तक हमें यहीं पर ठहर जाती हो। और जैसे रात खाना खाने के बाद उसको ऊपर से आवाज़ आने लगी तो प्रिया की बहन बोली कि मैं ऊपर जाकर देखती हूँ कि नरेश की बीबी ऊपर क्या कर रही है। जैसे उसने ऊपर जाने के लिए सीढ़ी पर पैर रखा, उसको सामने से किसी ने धक्का दिया, ऐसे उसको फील हुआ। और वो काफ़ी ट्राई कर रही थी मगर वो सीढ़ी पे चढ़ नहीं पा रही थी। उसने आकर नरेश की बहन को बात की और बोला कि मेरे से नहीं हो रहा, मैं सीढ़ी पे चढ़ ही नहीं पा रही हूँ। फिर नरेश की बहन भी वहाँ पर सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश कर रही थी, मगर ऐसे लग रहा था कि कोई आगे से उन्हें पीछे की तरफ ढकेल रहा है। उसके बाद नरेश की माँ आई और जैसे तैसे कर ऊपर चढ़ गई। और ऊपर चढ़ने के बाद उसने जो नज़ारा देखा, उससे देखने के बाद उसके ज़मीन की तले पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि नरेश की पत्नी बेड पर सोई हुई है और उसके बाजू में नरेश का शर्ट, पैंट और उसके मोजे ऐसे एक लाइन में लगा के रखे हैं। ये देखकर वो काफ़ी डर गई और वो सीधा नीचे आकर प्रिया की बहन और नरेश की बहन से बात करने की ऐसा ऐसा हो रहा है। एक दिन ऐसे ही नरेश की पत्नी ऑफिस के लिए स्कूटी लेकर जा रही थी, तब उन लोगों ने उसके घर की पूरी तलाशी ली। उसके रूम में जाकर उन लोगों ने देखा कि उसके रूम में हर ड्रॉअर में नींबू, काली गुड़िया
और सिंदूर लगाए नारियल, ऐसी सब अघोरी चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई थी। उन लोगों ने बिना कुछ छेड़छाड़ी किए नीचे आ गई। दूसरे दिन जैसे ही नरेश की पत्नी ऑफिस के लिए चली गई स्कूटी लेकर, उसके पीछे पीछे नरेश की बहन और उसकी माँ उसके पीछे चली गई। जाने के बाद उसने देखा कि घर के बाजू वाले घर के पास वो स्कूटी रख कर वो इस आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। उसके बाद उन्होंने स्कूटी की दूसरी चाबी लाकर स्कूटी की डिक्की जैसे ही खोली तो उसके अंदर नरेश की माँ के और बहन के कपड़े उसके अंदर पड़े थे और नरेश की जो लड़की थी उसके भी कपड़े उसके अंदर पड़े थे। ये देखकर वो काफ़ी डर गए। उसके बाद उन्होंने जब शाम को नरेश की पत्नी घर पर आई तब उससे पूछ लिया कि सारे कपड़े तुम्हारे डिक्की में क्या कर रहे हैं। तो उसके पत्नी ने कहा, एक चालाकी भरा जवाब दिया और कहा कि ये सब चीज़ें मैंने गाड़ी पहुंचने के लिए यहाँ पर रखी है, बाकी इसका कुछ इस्तेमाल नहीं है। उसके बाद जब वो ऊपर चली गई तो ऊपर वापस से बर्तन गिरने की आवाज़ और किसी से बात करने की आवाज़ आने लगी। इस बार नरेश की माँ ने सोचा कि मैं किसी तांत्रिक के पास जाकर आज देख ही लेते हुए कि क्या चल रहा है। उसके बाद उसने काफ़ी ढूंढने के बाद उनके गांव में एक तांत्रिक मिल गया। वहाँ जाने के बाद तांत्रिक ने कहा कि तुम उस औरत का कुछ कपड़ा यहाँ पर लेके आओ, फिर मैं बता पाऊँगा कि ये सब क्या चल रहा है। दूसरे दिन नरेश की माँ ने उसका एक कपड़ा ले जाकर उस तांत्रिक को दे दिया और जब तांत्रिक ने उसके ऊपर कुछ तंत्र और मंत्र किया तो उसके बाद उसे पता चला कि वो औरत ने अपने पति की कुछ राख छुपा कर रखी है और उस पर एक तंत्र मंत्र करके उसके आत्मा को घर के अंदर ही कैद करके रखा है और वो हर रोज़ उससे बात करती है और उससे अपने गलत काम करवाने की उससे मांग करती है। मगर उसका पति जो कि मरने के बाद भी अपने परिवार की रक्षा कर रहा है तो उस परिवार को कोई हानि नहीं पहुंचा रहा था। ये बात सुनकर नरेश की माँ भी काफ़ी दुखी हो गई। उस तांत्रिक ने कहा कि जिस तांत्रिक से उस औरत ने ये सब करवाया वो मेरे से भी बड़ा तांत्रिक है, इसलिए मैं इस चीज़ में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और उसके बाद वो वहाँ से घर वापस आ गई। एक दिन नरेश की पत्नी ने उसकी लड़की को ले जाकर अपने मायके में चली गई। वहाँ जाने के बाद नरेश की बहन ने उसे फ़ोन लगाया कि तुम कहाँ पर हो। तो उसने कहा कि मैं अपने दोस्त के पास आई हूँ और कल सुबह आऊँगी। तो उसने नरेश के बहन ने कहा कि तुम वहाँ पर रुक जाओ मगर छोटी को ये घर भेज दो, नहीं तो मैं वो उसे लेने के लिए तुम जहाँ बोल रही हो वहाँ पर आ रही हो। तो उसके बहन ने वो ये बात करने के बाद नरेश की पत्नी बोली कि ठीक है तुम आ जाना, मैं बताती हूँ। उसके बाद नरेश की पत्नी का फ़ोन बंद आ रहा था। 2 घंटे बाद उसका फ़ोन वापस चालू हो गया और उसने बहन ने नरेश के वापस उसको फ़ोन किया और कहा कि अगर 1 घंटे में छोटी को घर नहीं लेकर आई तो उसके बाद घर की दहलीज तुम कभी मत आना और उसके घर के अंदर में हम तुम्हें लेंगे भी नहीं। ये सुनते ही नरेश की पत्नी के होश उड़ गए क्योंकि उसे ऐसा लगा कि अगर ये इन लोगों ने मुझे घर से भगा दिया तो नरेश की सारी प्रॉपर्टी वो अपने पास ही रख लेंगे। इसके डर से उसने कहा कि रुको मैं आती हूँ। उसके बाद वो छोटी को लेकर घर वापस आ गई और जैसे ही छोटी ने घर के अंदर पैर रखा उसने एक उल्टी की और उल्टी में एक मांस का टुकड़ा उसके मुंह से बाहर आए और खून की उल्टी हो गई। ये देखकर उसकी माँ काफ़ी डर गई। उससे जल्दी से बाथरूम ले जाकर उसका कपड़ा साफ किया और उसको नहला कर लेकर आई। उसके बाद छोटी से उसके दादी ने और उसके बुआ ने पूछ लिया कि तुम कहाँ गई थी। तो छोटी ने कहा कि मैं मामा के घर गई थी और वहाँ पर कोई एक बाबा आया था और मेरे ऊपर उसने कुछ करके मुझे सब खिला दिया था। ये देखकर उनका भी दिल दहल गया और उसी रात उन लोगों ने उस पर तांत्रिक के पास उसको लेकर चले गए। फिर तांत्रिक ने कहा कि इस लड़की के ऊपर उस औरत ने वशीकरण करने की सोची थी मगर ये सफल नहीं हो पाई, इसलिए मैं इसमें कुछ मदद तुम्हारी नहीं कर सकता। मगर मैं एक काम कर सकता हूँ कि तुम इसको एक ताबीज़ बांध लो और अपने घर में पूजा पाठ करती रहो। और आज भी वो पत्नी वैसे ही उन परिवार वालों के साथ रह रही है। वो अपने रूम में उस पति की आत्मा से बात करती है और बर्तने गिरने की आवाज़ आज भी आती है। आज भी ऑफिस चली जाती है, वो आदमी उसे लेने भी आता है, छोड़ने भी आता है। मगर उसकी दादी बोल रही है कि अगर लड़की के साथ कुछ नहीं हो रहा तो हमें कुछ इससे दिक्कत नहीं है और सब वैसे ही अभी चल रहा है। अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।